रिजर्वेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमें पहले ये समझना होगा कि रिजर्वेशन आखिर जो है क्यों आया और रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों थी और अभी भी क्यों बनी हुई है। अगर हम देखें कि बहुत लंबे समय से जो SC ST का वर्ग है, ख़ासतौर से OBC के वर्ग को भी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स में, या इसके अलावा हम देखेंगे जो जो वो है विधायिका है, वहाँ भी रिजर्वेशन पहले नहीं हुआ करता था। बहुत पहले बात कर रहे हैं आपसे। तो उस वक्त क्या पोजीशन थी कि ये वर्ग जो है कभी भी आ नहीं पाता था। इसके लिए संविधान सभा से पहले भी बहुत सारी बातें चली। तो संविधान सभा के बनने के बाद आर्टिकल 64 और आर्टिकल 54 को लाया गया, और जिसके बाद में रिजर्वेशन नौकरियों में मिलता है SC ST वर्ग को और OBC को भी। इसके अलावा जो एडमिशन इंस्टीट्यूशन से उसमें एडमिशन में मिलता है। इसके अलावा आप देखें तो जो लोकसभा है, विधानसभा में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान के तहत की गई है। तो मैं एक बात देख रहा था कि ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का मैंने पेज देखा, तो वो लोगों का कहना ये है कि रिजर्वेशन मेरिट के अगेंस्ट है। ये आर्गूमेंट आप देखते होंगे लंबे समय से बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन जो है मेरिट के अगेंस्ट है। अगर मेरिट से लाना चाहते हैं तो रिजर्वेशन को हटाना होगा, और रिजर्वेशन जब तक रहेगा तब तक मेरिट के लोग पीछे रहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम संविधान सभा की डिबेट को भी देखें तो उसमें भी पता चलता है कि सारी बातों के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुआ था। और उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसके अलावा और जितने भी वहाँ मेंबर थे, ज़्यादातर सभी ने इस पर विचार किया। मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन के कंसेप्ट को सोचा समझा, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो सिस्टम चल रहा था उस ज़माने में उसको कंसिडर करते हुए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान में की गई। और मैं आपको बता दूं कि BK पवित्रा का जजमेंट है 2019 के आसपास का है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये बड़ा अच्छा डिस्कशन है इस बात के लिए कि रिजर्वेशन क्या मेरिट के अगेंस्ट है। उसमें अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, उन्होंने इस बात को बड़ा अच्छी तरीके से अपनी बुक में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन मेरिट के अगेंस्ट नहीं है। मेरिट का जो कंसेप्ट समझा जाता है अदरवाइज, वो कंसेप्ट मेरिट का है नहीं। हमें मेरिट के कंसेप्ट को इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि मार्क्स क्या हैं, सिर्फ मार्क्स किसी के ज़्यादा हैं या मार्क्स किसी के कम हैं, इस आधार पर मेरिट को तय नहीं कर सकते। मेरिट को तय करने के लिए इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स की आवश्यकता है, तब मेरिट को तय किया जा सकता है। अगर ऐसा है कि अगर मेरिट के बेसिस पर चंद लोग ही आ सकते हैं अगर नौकरियों में या विधानसभा में या लोकसभा में या एडमिशन्स में किसी कॉलेजों में, तो ऐसे मेरिट को मेरिट नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो है बहुत सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जजमेंट, अब तक की पार्लियामेंट्स की डिबेट, उसके अलावा संविधान सभा की जो डिबेट हैं वो ये बताती हैं कि रिजर्वेशन मेरिट के अगेंस्ट नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा लंबे समय से जो BJP RSS के लोग चलाते रहे हैं, वो अब जो है RHA के रूप में यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के रूप में मुझे लगता है कि आगे ये जड़ पकड़ने वाला है। तो हम लंबे समय से इस इशू को लेकर के, बाकी और को लेकर के हमारे इंडियन दलित फोरम काम कर रहा है। 2 साल पहले हमने इस संगठन का बनाया हुआ है। हम हर इशू पे जिस पे हमें लगता है कि संविधान के खिलाफ कुछ बातें देश में चलने वाली हैं, और ख़ासतौर से जो ऐसा वर्ग है जिस वर्ग की नौकरियों में और बहुत सी जगहों पर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता, हम आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। तो ये जो एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मुझे समझ पाता हूँ कि इसमें ये कहा जाता है कई बार ये लोग कहते हैं, मैंने BJP के जो पहले मुझे लगता है मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लोकसभा के अध्यक्ष थी उन्होंने, बाकी और बहुत सारे RSS के लोग हैं, बार बार ये कहते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। इसमें भी ये बात कही जा रही है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। तो क्या रिजर्वेशन वास्तव में 10 साल के लिए था, या इसके लिए कोई भी समय सीमा संविधान में प्रेस्क्राइब्ड नहीं है? हमें ये समझना होगा। बिना इसको समझे हुए हम इस डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते कि रिजर्वेशन कोई टाइम बाउंड था या रिजर्वेशन कोई टाइम है ही नहीं संविधान में। तो मैं एक बात पहले और इसको बताता हूँ आपको कि संविधान सभा में जो महान संविधान सभा वाले निर्माता जितने भी थे, बाबा साहब सहित और बाकी जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग उसमें थे, आप जानते हैं, मैं इसे बताने की जरूरत समझता नहीं हूँ। तो वो लोग बहुत काबिल लोग थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त जो डिबेट हुई है, हम अब समझते हैं कि अब कुछ चंद लोग ऐसे हैं, उस समय कुछ लोग ऐसे थे, वो समझते हैं कि बाबा साहब हैं, बाकी और लोग हैं, उनसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, और उनको समझ नहीं है, ऐसा उनका मानना है कि रिजर्वेशन जो ला करके इन्होंने देश में बंटवारा कर दिया, जबकि देश को बांटने के लिए, देश को जोड़ने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी। तो 10 साल का जहाँ तक प्रावधान है, हमें ये समझना होगा कि 10 साल का प्रावधान सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था। बाकी जो 16(4) आर्टिकल है, इसके अलावा आर्टिकल 15(4) है,
जो कि नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। इसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात करता है, उसमें कोई भी समय सीमा है ही नहीं। तो जब समय सीमा है ही नहीं है तो जानबूझ करके बार बार ये बात क्यों कही जाती है लोगों को गुमराह करने के लिए कि भाई रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। जो 10 साल के लिए था वो वास्तव में बढ़ रहा है 10-10 साल करके। जो भी गवर्नमेंट आई वो बढ़ाती जा रही है, वो एक अलग इशू है। लेकिन नौकरियों में उसमें आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है और हो भी नहीं सकती। एक बात और मैं बता दूं कि लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिलता है। एक ये आरक्षण का जो पेज बना हुआ है इसमें भी ये बात कही जा रही है कि जातीय आधार पर आरक्षण को खत्म करिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करिए। तो देखो, इसमें हमें समझना होगा कि बाकी का जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जितने इसमें हॉल में हैं, क्या SC और ST को जो नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता है जो आर्टिकल 16(4) है और आर्टिकल 15(4) है, क्या वो जाति के आधार पर रिजर्वेशन की बात करता है या किसी और आधार पर करता है? कोई मुझे बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। अगर क्योंकि ज़रूरी है मैं जान तो सकूँ कम से कम, क्या आप लोग क्या समझते हैं? कोई इसका आंसर देंगे? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए हैं कि वो आखिर क्या समझते हैं जाति के आधार पर आरक्षण की। क्योंकि इसमें भी पेज में ही कहा गया है और जगह जगह सुनने को मिलता है कि जाति के आधार पर आरक्षण को बंद करें और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कहें। ये भारतीय जनता पार्टी RSS की जो आइडियोलॉजी है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो जो लोग, क्या बाकी ये बात सही है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है या आरक्षण का आधार कोई दूसरा है? देखिए, ऐसा है, मैं इसीलिए देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये भी है कि संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक जो बात है उनको आप लोगों तक देश के सामने रखा जाए। ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है झूठा, जो बहुत लंबे समय चल रहा है, आपसे नहीं चल रहा, लंबे समय चल रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, कि आरक्षण 10 साल के लिए था, कि आरक्षण मेरिट के अगेंस्ट है। बहुत सारे तर्क है लोगों के, आरक्षण देश को बांटता है, आरक्षण नहीं होगा तो देश जुड़ेगा बटेगा नहीं। इस तरह की कहानी लोग कहते आ रहे हैं। हमें इसलिए बात रखने की जरूरत सामने इसमें समझी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो देखिए, अगर आप संविधान के आर्टिकल 16(4) को देखें तो सबसे पहले आर्टिकल वही था जो कि रिजर्वेशन की बात करता है। वो बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पर। व्हाट इज बैकवर्ड क्लास? यानी कि पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जाति नहीं, बैकवर्ड कास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं है संविधान में आर्टिकल 16(4) में। वो है बैकवर्ड क्लासेस। क्लासेस में कास्ट भी हो सकती हैं और उसके अलावा और चीज़ भी हो सकती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि SC ST को, ये एक बात बता दूँ, आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(1) ये कहता है जाति, धर्म या अन्य आधारों पर 5 आधार हैं, कोई भेदभाव नहीं किया सकता। तो फिर रिजर्वेशन की व्यवस्था कहाँ से आ गई? रिजर्वेशन क्या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो 16(4) कहता है कि नहीं, अगर स्टेट चाहता है तो वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है अगर उनका प्रतिनिधित्व तो पर्याप्त नहीं है नौकरियों में। तो ये संविधान में लिखा हुआ है। तो बैकवर्ड क्लास फिर समझ लें क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। बैकवर्ड क्लास, ये सुप्रीम कोर्ट में 50 से लेकर अब तक डिबेट, ये जो आर्गूमेंट कई बार चला, अनगिनत बार। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में जितने भी अब तक केस लड़े गए हैं, एक तो आर्टिकल 21 पर अपनी जान की रक्षा, बिना हमारे उसके संविधान में व्यवस्था है कि कोई सरकार हमसे छीन नहीं सकती जब तक कोई कानून ना हो। दूसरा आरक्षण है। आरक्षण में इतने सारे जजमेंट हैं, 50 से शुरुआत हो रही है, 1950 से शुरुआत हो चुकी है जजमेंटों की और अब तक चले आ रहे हैं। उसमें लगातार ये डिबेट है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के लगातार यही जजमेंट है। क्या जजमेंट है? कि जाति के आधार पर आरक्षण तो दिया नहीं देता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 16(1) को आप पढ़ लें, नहीं को तो मैं लेके आया हूँ, इसमें पढ़ के बता देता हूँ। साफ लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता। इसीलिए संविधान में जाति के आधार पर नहीं, बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर रिजर्वेशन की बात कही गई है। और इसमें लंबी चौड़ी संविधान सभा में डिबेट भी है और उसके बाद में अब तक कम से कम 100 से ज़्यादा जजमेंटों का तो मुझे अध्ययन है जो बताते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ये बैकवर्ड क्लास के स्तर बेसिस पर है। अब सवाल ये, बैकवर्ड क्लास होता क्या है? बैकवर्ड क्लास जो है, शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल ट्राइब क्या बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट क्या बैकवर्ड क्लास है, जनरल जो कैटेगरी है वो भी बैकवर्ड क्लास में आ सकती है। ये एक अलग डिबेट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बैकवर्ड क्लास का मतलब है कि कोई कास्ट अगर एज ए होल, पूरी जाति अगर इस तरह की है जो सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर और आर्थिक आधार पर पिछड़ी है, तो उसको हम जो है बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में ला सकते हैं, उसकी परिभाषा में आ सकती है। तो जो शेड्यूल कास्ट है इसमें मंडल कमीशन से बहुत सारे कमीशन और कमेटियाँ बनी हुई हैं 1950 से लेकर के और मंडल कमीशन तक था। उसके बाद में भी जो ये कहती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स
पूरी ही जाति चाहे सब कास्ट कोई भी हो एज ए होल, ये सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन में आते हैं। इसीलिए इनकी तो बैकवर्ड क्लास है ही है, इनके बारे में डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदमाशी करी, मैं बदमाशी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी जज रहा हूँ तो मुझे इसका जानता हूँ इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कि जब रिजर्वेशन होता है, एक प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था है, एक निजी अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है। जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आई तो जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बेंच थी। मुझे याद है कि 2011 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, उस वक्त वहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण का जो एक्ट था उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन 7 था शायद, उस सेक्शन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद में बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील करी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि बैकवर्डनेस के डाटा की ज़रूरत है। शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग बैकवर्ड हैं कि नहीं है, इसका डाटा जब तक नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन ग्रांट नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पर उत्तर प्रदेश में जो उसने हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई बैकवर्डनेस के डाटा नहीं है, इसीलिए आरक्षण को हम रद्द करते हैं, रद्द हो चुका, तब से अभी तक रद्द चला हुआ उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के जितने भी स्टेट हैं, मुझे ऐसा याद पड़ता है कर्नाटक को छोड़ करके शायद 1-2 स्टेट और हो सकते हैं, प्रमोशन में आरक्षण करीब करीब सारे राज्यों से खत्म हो चुका है उस जजमेंट की वजह से। और मेन ग्राउंड क्या था, मेन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर कहा था कि बैकवर्डनेस के डाटा नहीं, 2 डाटा की बात थी, बैकवर्डनेस के डाटा नहीं है और दूसरा पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन लोगों का है कि नहीं है, इसके डाटा भी नहीं है। ये 7-8 साल तक चलता रहा, राज्यों से अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट और वहाँ की हाई कोर्ट आरक्षण को समाप्त प्रमोशन में करते रहे, एक्ट बनाया था उसे रद्द करते रहे, रूल बनाया रद्द करते रहे। अभी जनरल सिंह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा 10 साल के बाद में नहीं, बैकवर्डनेस के डाटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंदिरा साहनी के जजमेंट, जिसमें के मंडल कमीशन का जजमेंट जो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की व्यवस्था करेगी 1991 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच पहले ही कह चुकी है कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो मोस्ट बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड की बात छोड़ दीजिए आप, तो इसके लिए किसी डाटा की आवश्यकता नहीं है। उस जजमेंट के 9 जजों के होने के बावजूद भी ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आते रहे और लगातार 8-10 साल तक जजमेंट आते रहे। अभी 2023 में 24 जनरल सिंह का जजमेंट आया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमसे गलती हो गई। लेकिन आपकी तो गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधारने के लिए आपने फिर दोबारा से ये क्यों नहीं कहा कि राज्य सरकार है अलग जगह पर जो रद्द हो चुका है वो उसको दोबारा से एक्ट को पास करें या दोबारा से कुछ करें, कुछ नहीं कहा। अभी तक हर स्टेट में प्रमोशन में आरक्षण, कर्नाटक को शायद 1-2 राज्यों को छोड़ करके वो रद्द चल रहा है, और किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया डाटा नहीं, डाटा कलेक्ट कर लें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि बैकवर्डनेस के डाटा की ही आवश्यकता नहीं है जहाँ तक SC और ST के आरक्षण का सवाल है। OBC के लिए डाटा की आवश्यकता है, लेकिन SC ST के लिए आरक्षण की डाटा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे देश में आरक्षण प्रमोशन में खत्म हो चुका है। तो ये जो बैकवर्डनेस का कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया कि बैकवर्ड से डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली सामाजिक, तो एक बात और समझिए, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बैकवर्ड का मतलब क्या है संविधान में। तो बैकवर्ड का मतलब है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर बैकवर्ड, जिसमें सामाजिक आधार पर बैकवर्ड का परसेंटेज जो है 65% के आसपास है, और जो शैक्षिक आधार पर बैकवर्ड का परसेंटेज करीब 30% के आसपास। सिर्फ 10% ही जो है आर्थिक आधार पर होगा। अगर 100% में देखें तो जब तक कोई सामाजिक पिछड़ा नहीं हो सकता तब तक वो आर्थिक आधार पर कितना ही पिछड़ा हो वो बैकवर्ड कैटेगरी में ही नहीं आ सकता। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितनी आज से 50 साल पहले की रिपोर्ट है करीब करीब, वो अभी तक चल भी रही है। तो SC और ST के लोगों को अगर आप देखें तो सामाजिक आधार पर और भी पिछड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इस लिस्ट मिलेंगे आपको, जिसका हमें एक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमें नज़र आता है वो ये है कि राजस्थान में आपने देखा होगा एक IPS की बारात नहीं निकल पाई, और राजस्थान में किसी IPS की बारात नहीं निकल सकती है, तो लोग ये कैसे कहेंगे कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है या हमारे यहाँ जातिवाद खत्म हो चुका है या अनटचेबिलिटी या जातिवाद के आधार पर हमारे देश में भेदभाव नहीं होता, ये कैसे कहा जा सकता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि IPS का एग्जाम्पल एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि उनके लिए 100-200 पुलिस वाले लगाने पड़े तब IPS जो है दूल्हे घोड़े पर बैठ पाया। तो आज भी पूरे देश में हर जगह गली गली में देखिए, हर मोहल्ले में, गाँवों में, खासतौर से छोटे शहरों में हम कई ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर दूल्हे को घोड़े पर बैठने से मना किया गया या बारात को निकलने से रोका गया। ऐसी कई इंस्टांस हो चुके हैं, कई चीज़ें हो चुकी हैं। एक बात और बता दूँ कि इसकी में तर्क ये दिया जा रहा है आजकल में उत्तर प्रदेश में, मुझे कई जगहों का मालूम है। हमारी टीम एटा के पास गई और जगह हम गए हैं, आगरा में हम लोग गए तो आगरा में हमें पता चला कि
तर्क ये रहता है कि भाई नई परंपरा शुरू मत करिए, कि इस ही रास्ते से आपकी बारात निकलती रही है, इस रास्ते से नहीं निकलती है, आप इस रास्ते से निकालेंगे, इस रास्ते से नहीं निकालने देंगे। तो पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड पर बारात नहीं निकल सकती, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? पर जब सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, प्राइवेट रोड है नहीं है, तो अगर कभी लंबे समय से बारात एक जगह से निकल रही है तो दूसरी जगह निकलने में क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दिस अनटचेबिलिटी, हमारे देश में अनटचेबिलिटी आज भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, छुआछूत आज बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि बेसिक आधार ही अनटचेबिलिटी है रिजर्वेशन का। अगर हम रिजर्वेशन की पूरी स्टडी देखें, जिस वजह से रिजर्वेशन किया गया उसका मेन पर्पस आधार, जैसे आपने भी कहा, उसका मेन आधार क्या था कि अनटचेबिलिटी। लंबे समय से जो लोग अनटचेबल होने की वजह से चाहे वो जो है कितने भी अमीर हों, चाहे कुछ ही बन जाएं, उसके बावजूद भी उनको टच नहीं किया सकता या उनके साथ भेदभाव किया सकता है। डेट वाज द मेन बेसिस फॉर द ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर कम्युनिटी ऑल्सो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वो अगर अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है तो बात दूसरी है, और अगर खत्म नहीं हुई है तो बात दूसरी है। इस देश में अभी अनटचेबिलिटी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि पार्लियामेंट की क्या अनटचेबिलिटी चल रही है, और ज़्यादा नहीं, मैं मोदी जी की बात ही बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि SC एक्ट बना हुआ है। हाँ, इसमें SC एक्ट को ख़त्म करने की बात भी चल रही है। रिजर्वेशन और SC एक्ट खात्मा, ये दो चीज़ों को लेकर ये आंदोलन करेंगे। अभी तो सोशल मीडिया पर आगे क्या हुआ देखेंगे, हम भी तैयार हैं, हम भी देखेंगे। तो मेरी बताने की कोशिश ये भी थी कि अगर हम SC एक्ट को देखें तो SC एक्ट में कई बार संशोधन किए गए हैं। घोड़े पर चढ़ने से रोकना, SC के ST के लोगों को बारात को कहीं से घुमाने से मना करना, वोट डालने से मना करना, मूछ रखने से मना, ये पहले SC एक्ट में अपराध नहीं थे। ये अपराध कब बने हैं? ये अपराध बने हैं 14 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 13 में तब उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के इसको अमेंडमेंट SC एक्ट में किए गए। उसके बाद में मोदी जी ने भी 15 में अमेंडमेंट एक्ट करके जनवरी 2016 से मूछ रखने पर मारना, इस तरीके से जो है घोड़े पर चढ़ने से रोकना, इस तरीके का 40-45 अदर तरह के ऑफेंसेस थे, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और पार्लियामेंट ने जो कानून का अमेंडमेंट का उद्देश्य उसमें साफ लिखा हुआ है। ये आप पढ़ें कि कोई भी लॉ बनता है, कोई भी, तो उसका ऑब्जेक्ट और रीजन होता है कि आखिर क्या उद्देश्य है इस कानून को लाने का या कानून में संशोधन करने का, और क्या रीजन है। ये पार्लियामेंट में जब बिल पेश होता है तब ये बात उसमें अलग से लिखी रहती है, उसी में ये बात लिखी हुई है। आप लोग देख लें, पढ़ लें, वो लिखी हुई है कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो अब तक का SC एक्ट है वो अभी तक प्रभावी नहीं माना गया है। ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हैं जिसके लिए बहुत से एक्ट हैं जिनमें ऑफेंस नहीं था, तो अपराध बनाने के लिए ज़रूरी है कि SC एक्ट में अमेंडमेंट लाएँ। मतलब कहने का ये है कि पार्लियामेंट ने भी 2016 में बहुमत से इस बिल को पास किया, और उस बिल में ये था कि अभी भी अनटचेबिलिटी चल रही है और नए तरीके के रूप में आ रही है। संविधान का आर्टिकल 70 को देखें तो अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में उसको मना करता है, अपराध बनाता है। तो इसीलिए ये एक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग मना कर रहे हैं कि SC एक्ट को ख़त्म करिए। ये ख़त्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अनटचेबिलिटी चलती रहेगी ये एक्ट चालू रहेगा। चाहे ये लोग 50 लाख नहीं, ये चाहे 50 करोड़ इकट्ठे हो जाए तब ये खत्म नहीं हो सकता। ना आज से खत्म होगा, जब तक अनटचेबिलिटी और छुआछूत देश में चलती रहेगी, सामाजिक भेदभाव चलता रहेगा, तब तक ये कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, चलता रहेगा। मैं हाँ, एक बात तो मेरी इंपॉर्टेंट बताने की है जो मैं बीच में मिस कर गया। जैसा ही बताया कि SC और ST को एज ए होल पूरी जाति को बैकवर्ड समझा गया, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, पार्लियामेंट भी कह रही है, और संविधान सभा की डिबेट भी कह रही है। अब आप ये समझें कि बैकवर्ड कास्ट का बड़ा इस्तेमाल नहीं है, तो बैकवर्ड क्लास में SC ST के आ सकते हैं, तो बैकवर्ड कास्ट के भी आ सकते हैं और अन्य भी आ सकते हैं। अभी विवाद चल रहा है, BJP सरकार चल रही है, तो कर्नाटक में कुछ राज्यों में आपको पता होगा मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को वहाँ की हाईकोर्ट रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो पहले से ये कहा गया है कि बैकवर्डनेस का मतलब ये होता है, क्लास का मतलब ये होता है, जैसे आप समझिए एक शहर है, कोई एक छोटा शहर है, और उस शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, पुराने लंबे समय से ऐसी स्थिति है उस शहर की, किसी की, जहाँ पर वो लोग ना पढ़ते हैं ना पढ़ पाते हैं, किसी वजह बहुत कम पढ़ पाते हैं, और उनको लोगों को जो शहर में रहते हैं, आसपास के शहरों के लोग क्या समझते हैं कि ये तो बैकवर्ड है, तो कुछ नहीं जानते, तो ऐसी लोग हैं। चाहे उसमें जाति कोई भी हो, चाहे उसमें हो सकता है ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य भी हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के हो, चाहे OBC हो, अगर पूरे उस पर्टिकुलर एरिया के, किसी शहर के, किसी इलाके के, ये समझा जाता है कि ये तो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ भेदभाव आस पास लोग करते हैं, तो मेरी नज़र में ब्राह्मण ही बैकवर्ड कैटेगरी में आता है, उसको भी अच्छा मिल सकता है।
इसमें इसीलिए कास्ट के आधार पर आरक्षण की बात कभी नहीं करी गई। बैकवर्ड क्लासेस को इसलिए रखा गया कि इसमें जब जरूरत पड़े तो क्लासेस को जोड़ा जा सकता है, क्लासेस को ख़त्म नहीं किया सकता है। ये भी पता होगा आप लोगों को, शुल्क कास्ट और शुल्क ट्राइब की लिस्ट जो बनती है, उस लिस्ट में भी जो SC और ST की कास्ट हैं, उन कास्ट में से SC और ST की कास्ट को निकाला जा सकता है या किसी कास्ट को जोड़ा जा सकता है। ये भी शुल्क संविधान में हमारे 341 342 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है कि भाई कोई कास्ट जो है अब SC कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए तो SC कैटेगरी से निकाल सकती है, और जो SC कैटेगरी में नहीं थी उसे SC कैटेगरी में डाल भी सकती है, चाहे वो OBC हो चाहे किसी और कैटेगरी हो। तो SC क्या होता है और ट्राइब्स क्या होता है। तो ट्राइब्स देखिए, आप ट्राइब्स की कहानी क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड मतलब अनुसूची, कास्ट ऐसी कास्ट जो अनुसूची में शामिल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसी ट्राइब्स दो शेड्यूल में शामिल है। शेड्यूल मतलब शेड्यूल बनी हुई है संविधान में, उसमें जो जातियाँ आ रही हैं उन जातियों को शेड्यूल कास्ट कहेंगे, और दूसरी जो शेड्यूल बनी है उसमें जो ट्राइब्स आ रही हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहेंगे। ये कंसेप्ट है। आप देखो हमारे इस इलाके में देखें, उत्तर भारत में तो बहुत सी जाति हैं, मीरा वगैरह जाती है तो शेड्यूल ट्राइब्स में आती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है। अब मणिपुर में देखिए कहाँ मीरा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पूरे इस एरिया में देखिए, लद्दाख में देखिए, वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कंसेप्ट ही डिफरेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कौन सी जाति हैं आप वो भी देख लीजिए किस में आते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट का जो कंसेप्ट है वो भी इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो है ये परिभाषा इसकी। तो अब हम लोग आज के समय के लोग जितने भी हैं वो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को, उनके विजन को क्यों लाया गया समझते नहीं, और पता नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, औरों के माध्यम से, और दुनिया भर कैंपेन चला चलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति का आधार आरक्षण है ही नहीं। जब जाति के आधार पर आरक्षण है ही नहीं तो खत्म क्यों होगा। जैसे मैंने बताया बैकवर्ड क्लासेस के आधार पर आरक्षण है। हम बात कर रहे हैं नौकरियों में और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन की बात कर रहे हैं। जब वो है ही नहीं तो खत्म क्या होगा। जब खत्म नहीं हो सकता तो आपका ये आर्गूमेंट ही बेकार है, आपकी डिबेट ही बेकार है। आपको संविधान का पता नहीं, आपने देखा नहीं संविधान में क्या लिखा हो, आपने जाति के आधार पर आरक्षण की बात करना शुरू कर दिया। और दूसरा 10 साल के लिए था, वो कंसेप्ट ही बिल्कुल भी नहीं है। ये संविधान में प्रोविजन कोई 2-4 साल के लिए बनाए जाते हैं। कुछ प्रोविजन होते हैं 10 साल के, 2 साल के लिए होते हैं, बाकी प्रोविजन हमेशा के लिए होते हैं। संविधान में ब्रॉड सेंस में होता है, जिसमें आगे जब भी देश की परिस्थितियाँ चेंज होंगी, बदलाव आएगा तो उसमें संशोधन करके या उसी परिभाषा में दूसरे लोगों को शामिल किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ संविधान बनता। संविधान में कानून में यही फ़र्क है। कानून तो बनते रहते हैं, संविधान का कंसेप्ट है ही डिफरेंट है। अमेरिका का संविधान कितने साल से चला रहा है। अभी आप देखिए, मुझे तो उम्मीद है अब ये लोग ये भी कहेंगे संविधान हटाओ आंदोलन शुरू करेंगे। ये संविधान से भी आपत्ति है, ये पक्की बात है, चल रहा लंबे समय से। और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार तो आपको पता ही होगा कि 400 सीटें आ जाएंगी तो ऐसी चर्चा थी कि संविधान बदल देंगे। वो तो 400 क्या, पहले जो सीटें हैं तो उससे भी कम चले गए। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि बिल्कुल ही नीचे चली जाए, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है देश में। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें मुझे लगता है कि इतनी जाएगी। पॉलिटिकल बात में करना उचित समझता है, लेकिन जो समस्या है वो बताने की जरूरत है भी है। रियलिटी के आजकल तो मोदी जी वैसे डाउन चल रहे हैं जब से CJP का आंदोलन शुरू हुआ है। तो देखिए ऐसा है, हमारा उद्देश्य इतना है कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये व्यवस्था इसीलिए है कि देश में किसी तरीके का जो भेदभाव पहले हुआ करता लंबे समय चल रहा है, उस भेदभाव को ख़त्म किया जाए। और ये जो वर्ग हैं जो लंबे समय से नौकरियों में नहीं आ पाए या और क्षेत्रों में नहीं आ पाए, उनको किस तरीके से आगे ला करके समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। बेसिक पर्पस ये था। ये पर्पस अभी तक तो वह ख़त्म नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए संविधान में एक और व्यवस्था है, जैसे मैंने कहा प्रमोशन आरक्षण की व्यवस्था वो पूरे देश में कड़ी ख़त्म चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की वजह से। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान भी संविधान में हो चुका है बहुत 20 साल 25 साल पहले, लेकिन वो भी लागू नहीं है। अब नौकरियां सुगड़ रही हैं सरकारी क्षेत्र सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ही लोग जा रहे हैं। तो भाभी जो संविधान में पहले से व्यवस्था है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जो है व्यवस्था है, कॉलेजों में आरक्षण की, उस व्यवस्था की हम डिमांड करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा जो NFS जैसे सिस्टम बना रखे हैं लोगों ने कि NFS करके इनके आरक्षण होने के बावजूद इनको रोका जा सके। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ, NFS के अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स का कंसेप्ट जो है मैं देख रहा हूँ। मैंने मुझे याद है कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की है। मैं 1996 की और 1998 की बात बता रहा हूँ आपको। मैं किस स्टेज तक पहुँचा भी था, तो उस वक्त भी और शायद आज भी सुप्रीम जो IAS सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन हुआ करता है उसमें मिनिमम मार्क्स नहीं होते। मेरिट वहाँ पर जैसे पेपर टफ है तो मेरिट नीचे जाएगी, पेपर आसान है तो मेरिट थोड़ी ऊपर जाएगी। वहाँ ये नहीं कि 45% जो है SC के लिए,
50% जो है ओबीसी के लिए या 55% जो है जनरल के लिए। ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट को उन्होंने अलग राज्यों में जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो यूपी पीसीएस वगैरह हुआ करता है, मध्य प्रदेश पीसीएस या जजों की भर्ती होती है, उसमें उन्होंने कर दिया, इसलिए वहाँ पर रिजर्वेशन अब पूरे तरीके से लागू ही नहीं हो पा रहा। तो देखो, आप एक बात बताएं मुझे, मैं कुछ डाटा बताता हूँ, फिर अपनी बात अपने ख़त्म करूँगा, बाकी मैं लाखन जी फिर आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि ये जो डाटा मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है और सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई सोशल मीडिया के ऐसे फर्जी आंकड़े नहीं हैं, इसको समझने की ज़रूरत भी है। अब मैं ये मेरे पास है ये 23 का लोकसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दिया है वहाँ के मिनिस्टर ने, तो मैं बताता हूँ कि आखिर क्या पोजीशन है। ये थोड़ा 23 का डाटा है, अभी डाटा मेरे पास नहीं है। इसमें यह था कि प्रोफेसर कितने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो प्रोफेसर के टोटल हैं 1341, जनरल है 1146, मतलब 134 में 1341 टोटल इस वक्त जो है प्रोफेसर हैं, उसमें से 1146 जनरल के लिए हैं। मतलब कौन सा रिजर्वेशन चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या रिजर्वेशन अगर है तो कहाँ रिजर्वेशन। और एससी कितने हैं 96 और एसटी के हैं 60, तो 1341 में से 1146 तो जनरल कैटेगरी लेके बैठी हुई है, कहाँ आरक्षण है। एसोसिएट प्रोफेसर की भी स्थिति यही है, 2817 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 2304 तो जनरल के हैं, 2817 में से 231 एससी के हैं और एसटी के 69 हैं। इसके अलावा अगर जजों में देखें तो वहाँ तो और भी कमाल है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ पर एससी एसटी के लोग और ओबीसी के लोग, मेरा दावा है कि जो सिस्टम लोगों ने कर रखा है, जिसमें अनटचेबल बहुत चीज़ें शामिल हैं, और जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पेपर सेट करते हैं या जो एग्ज़ाम कराते हैं या जो कंडक्ट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, वहाँ 100% मुझे अपना अनुमान है घोटाला होता है और इनको किसी तरीके से नीचे लाया जा सके, इस तरीके से मस्त सडन चलता है। तो जो जजों की भर्ती में आप देखिए क्या पोजीशन है। ये है लेटेस्ट डाटा है जो कि इस वक्त के जो है क्या नाम इनका, ये है 13 मार्च 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये लोकसभा में एक क्वेश्चन के आंसर में जवाब दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस वक्त जो प्रेजेंट में पोजीशन है ये है कि 2018 से अब तक, 2018 से अब 26 तक हाई कोर्ट जज अपॉइंट किए गए हैं 849, 849। एससी के कितने हैं इसमें, एससी के 33, मतलब 849 जजों में से हाई कोर्ट को में से एससी के 33 अपॉइंट किए गए 2018 से अब तक, और एसटी के अपॉइंट किए गए हैं सिर्फ 17। तो वहाँ आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो ये क्या चल रहा है। मतलब ये भी विचार का प्रश्न है कि चल क्या रहा है। और जहाँ आरक्षण की व्यवस्था है वहाँ एनएफएस करके या मिनिमम मार्क्स करके और इन लोगों को जो मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वो भी नहीं मिल पा रहा है। देखो ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, इसमें कोई एक बात और है, मैं इसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा कि ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, इसमें कोई ये आर्थिक आधार पर कोई गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। बेसिक डिफरेंस है कि बेसिक डिफरेंस ये है कि गरीबी के उन्मूलन के लिए तो आप क्या है कि उनको आर्थिक सहायता दे सकते हो, दी भी जाती है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को दी जाती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट रिलीजन, गरीब है तो सबको सहायता सरकार क्या करती है। तो लेकिन जब जाति के आधार पर, अनडिसेबिलिटी के आधार पर जब इनका भेदभाव होगा और वो लंबे समय से हो रहा है, अभी चल रहा है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है ये किसी तरीके आर्थिक आधार पर उन्मूलन का, गरीबी उन्मूलन का सवाल नहीं है। जिसको बात ये कही जा रही है, एक बात और कही जा रही है कि भाई कास्ट को ख़त्म किया जाए, तो ख़त्म करो, कौन मना कर रहा है। बाकी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मुझे ये बताएं आप जो है कि आप देखिए मंदिरों में क्या पोजीशन है। मंदिरों में किसी एक पर्टिकुलर जाति के लोग ही क्यों पुजारी बनते हैं। अब चंद इक्का दुक्का कहीं की खबरें आ जाती हैं कि वहाँ सब अपॉइंट किया गया है, उनको अपॉइंट ही नहीं किया जाता। ये आज भी चल रहा है और रिजर्वेशन की व्यवस्था उस फील्ड में नहीं इसलिए चल रहा है। अगर वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था होती तो वहाँ पर एक ही जाति का, एक ही वर्ग का वहाँ पर नहीं आते, बाकी और भी बहुत सारे इस देश के लोग हैं, उनको भी वहाँ बेनिफिट मिलता, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। तो देखिए मैं बस अपनी बात खत्म करता हूँ, ज़्यादा मैं अपनी कोई देना नहीं चाहता कि हम इस आरक्षण के समर्थन में हैं। आरक्षण बचाओ जो हमने शुरू किया है, और आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ भी। एक बात और कह दूँ कि रिजर्वेशन जब इनको इनकी जाति आबादी के हिसाब से वैसे भी नहीं मिलता है, और 50% आरक्षण जो अब तो 50 में से 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, और वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ही जाति के आधार पर आरक्षण है। ये जो आरक्षण है बैकवर्डनेस के आधार पर है, वो ईडब्ल्यूएस के आधार पर है, वो इकोनॉमी के आधार पर, वो तो ये गलत नाम दे रखा है, वो जाति के आधार पर आरक्षण जो लिखा हुआ है इस बात को,